हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं सौरभ गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ साइकेट्रिक की सेकंड लास्ट यूनिट F802809 दैट इज द परवेजिव डेवलपमेंटल एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ स्पेशल एमसीक्यूज के बारे में, और इनके माध्यम से हम इन पर्टिकुलर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है आज का। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोड जो कि दिया गया है माननीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा। क्या कहा है? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी मंत्र के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बने रहिए, एनर्जेटिक रहिए, लक्ष्य को लेकर के कभी भी निराश नहीं होना है। बार बार मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। सफलता एक दिन नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी आपको, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा गया है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये जो है आपके किसका पार्ट है? परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। किसका पार्ट है आपके? परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगर परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर स्पेसिफिकली किसको डिफाइन करता है? ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें किसकी कमी हो जाती है? सोशल इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। व्यक्ति या बच्चा लोगों के साथ बात नहीं करता है, अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। सोशल इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है, और इसके अलावा सोशल रिलेशन की कमी हो जाती है। तो मेनली अगर सोशल वाला जो पार्ट और कम्युनिकेशन वाला पार्ट अगर लेकिंग है, ऐसे डिसऑर्डर्स को किस कैटेगरी में रखा गया है? परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया है, जिसका ही एक टाइप है क्या? आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है, रेट सिंड्रोम आता है। इसके बारे में हम सभी इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक रहना है, क्योंकि लिमिटेड छोटा टॉपिक है, लिमिटेड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और अगर आपका ये सेशन मिस हो गया और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमको दुख होगा कि हमने इस सेशन को क्यों मिस कर दिया। रेट सिंड्रोम आता है, एस्पर्जर सिंड्रोम आता है, ठीक है? इसके अलावा और क्या आता है आपके? चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर आता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपके परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर के ये जितनी भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे उन सब में ये फीचर्स आपको कॉमन देखने को मिलेगा। सोशल इंटरेक्शन की कमी हो जाना, कम्युनिकेशन की कमी हो जाना, एंड सोशल रिलेशनशिप में कमी होना या लेकिंग होना या लॉस होना, वो कहलाता है आपके परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं ऑटिज्म में स्पेशल क्या जुड़ता है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर जुड़ता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिले इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज में डेवलपमेंटल डिले होता है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, ना ही सोशल रिलेशनशिप मेंटेन हो पाते। तो सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? आपके लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले पर डिपेंडेंट है। तो ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो ये चारों फीचर्स ऑटिज्म के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हमको देखने को मिल सकता है, जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर, स्टीरियोटाइप बिहेवियर हमको देखने को मिल सकता है। बच्चा बार बार अपने हाथों को इस तरीके से मूव कराएगा, ठीक है? इस तरह की पोजीशन, हैंड मूवमेंट, हैंड रिंगलिंग इसको अपन बोलते हैं, हैंड मूवमेंट या स्टीरियोटाइप मूवमेंट इसको अपन बोलते हैं। तो वो फीचर्स हमको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। रैपिड मूड स्विंग, क्या रैपिड मूड स्विंग देखने को मिलेगा हमको एडीएस के अंदर? ध्यान रखिए,
परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के जो कॉमन फीचर्स है वो है आपके सोशल इंटरेक्शन में कमी होना, कम्युनिकेशन में कमी होना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाना और सोशल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाना। दिस आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऑटिज्म में स्पेशली क्या जुड़ जाता है, डिले इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ रिपीटेटिव और स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ठीक है, इन द पेशेंट। रैपिड मूड स्विंग की बात करें तो ये हमको मूड डिसऑर्डर में देखने को मिल सकता है, इसलिए ये आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, ये पॉइंट हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने फर्स्ट में रखा है इसको, डिले इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट मीन्स डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, तो ये आपका आंसर जाएगा। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन एक साइकोटिक फीचर्स है जो कि आपको साइकोटिक कंडीशंस में जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, या आपको एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, मेनिया, डिप्रेशन या आपके डेलिरियम डिमेंशिया यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग जो है आपके ओसीडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इट इज नॉट द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। आपसे पूछा गया ऑटिज्म का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, वो है डिले इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। देखिए दो डिसऑर्डर होते हैं, इन दोनों के फीचर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉमन है, लेकिन फिर भी एस्पर्जर सिंड्रोम जो है इसको पहले नाम दिया गया था, मतलब जब इस एडवांस स्टडी नहीं हुई थी उस वक्त इसको एस्पर्जर नाम दिया गया था, लेकिन अभी इस सिंड्रोम को एएसडी के साथ मर्ज कर दिया गया, तो नाउ द एस्पर्जर सिंड्रोम इज द पार्ट ऑफ द एएसडी, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इनमें डिफरेंस किस चीज का है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहां पर लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले देखने को मिलेगा, लेकिन अगर एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करें तो यहां पर हमको लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं दोनों टर्म्स में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। इसी वजह से nowadays Asperger syndrome is merged with the ASD, क्लियर है, तो इसको टर्म्स को अभी ASD के साथ ही मर्ज कर दिया गया है, अलग से इसको हम स्टडी नहीं करते, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पीपल विद एस्पर्जर सिंड्रोम टिपिकली हैव नो सिग्निफिकेंट लैंग्वेज डिले, जैसा कि हमने बात की थी कि एस्पर्जर सिंड्रोम में जो है क्या देखने को नहीं मिलेगा, आपको लैंग्वेज डिले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है पीपल विद एएसडी डू नॉट एक्सपीरियंस सेंसरी सेंसिटिविटी, पीपल विद एएसडी डू नॉट एक्सपीरियंस सेंसरी सेंसिटिविटीज। इसका मतलब क्या है कि सेंसरी सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि पर्सन के जो सेंस ऑर्गन हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल तरीके से परसीव करते हैं, या तो लोअर स्टिमुलेशन होगा या हाइपर स्टिमुलेशन होगा, जितना नॉर्मल स्टिमुलेशन होना चाहिए था उतना नहीं होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, उसको अपन बोलते हैं सेंसरी सेंसिटिविटी। तो दोनों ही कंडीशन में सेंसरी सेंसिटिविटी एब्सेंट होती है, ठीक है। पीपल विद एस्पर्जर सिंड्रोम हैव लोअर आईक्यू लेवल्स, तो यहाँ पर आईक्यू का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं जाएगा। पीपल विद एएसडी हैव नो सोशल डिफिकल्टीज, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन जो है वो आपके किसका पार्ट है, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पार्ट है। तो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मैंने बताया कॉमन फीचर्स क्या होता है, देयर इज ए डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, सो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें होगा या इसमें नहीं होगा, दोनों में होगा। पीपल विद एएसडी हैव नो सोशल डिफिकल्टीज, दोनों में ही क्या होती है, सोशल डिफिकल्टीज होती है। सो दिस फीचर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एएसडी एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। ऑप्शन 1 जो है वो आपको आंसर को इंडिकेट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी कंडीशन आती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन 1 में, जहां पे मैंने बताया था आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा रेट सिंड्रोम,
तीसरा आपको मिलेगा चाइल्ड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, चाइल्ड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, रेट सिंड्रोम है, चाइल्ड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर भी हमको देखने को मिलेगा। क्या हमको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि किसका डिसऑर्डर है? ये अटेंशन का डिसऑर्डर है, अटेंशन एंड मोटर एक्टिविटी का। किसका है? मेनली ये मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, विच लीड्स टू द डिस्ट्रैक्शन, विच लीड्स टू द डेफिसिट इन अटेंशन, ठीक है। तो ये आपके डेवलपमेंटल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आप याद रख लीजिए, एएसडी आपको देखने को मिलेगा, रेट सिंड्रोम मिलेगा, चाइल्ड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, एंड एस्पर्जर सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए रिग्रेशन ऑफ लैंग्वेज, सोशल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स आफ्टर एटलीस्ट 2 years ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साल तक बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, एटलीस्ट 2 years ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, 2 साल तक बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसने जो लैंग्वेज सीखी, उसने जो सोशल स्किल्स सीखी, उसने जो मोटर स्किल्स डेवलप की, उनके अंदर क्या हो गया? रिग्रेशन हो गया, मतलब उनका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 2 साल तक उसने जो मोटर स्किल्स डेवलप की, जो लैंग्वेज स्किल्स डेवलप की, जो सोशल स्किल्स डेवलप की, उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पीछे जाना, बैकवर्ड जाना। तो जो हम आगे बढ़े थे, जो चीज हमने सीखी थी, हम पीछे आ गए, मतलब उन चीजों को क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा होता है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? रेट सिंड्रोम है। दूसरा है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, तीसरा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और चौथा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है वो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कॉज को इंडिकेट करता है। फ्रेगाइल एक्स जो है कंडीशन है, इसमें क्या होता है? FMR1, ये एक जीन प्रेजेंट होता है। किस पर प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। एक जीन होता है FMR1 जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और इस जीन में म्यूटेशन की वजह से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जनरेट होता है, जिसमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। सोशल जो इंटरेक्शन है उसमें कमी होगी, ठीक है, लैंग्वेज डिले डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी यहाँ पर हो जाती है। तो MR के केस में भी अगर हम बात करें, मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन कॉज है आपका जेनेटिक कंडीशन, और उसमें भी कौन सा आता है? आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। बॉयज में ये ज्यादा होती है, इसका जो इंसिडेंस है वो बॉयज में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बॉयज में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि गर्ल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक में एबनॉर्मलिटी है और दूसरा नॉर्मल है, तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन बॉयज में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर इसमें एबनॉर्मलिटी है तो ये अपना इफेक्ट 100% शो करेगा। इसलिए बॉयज के अफेक्ट होने की संभावना इसमें ज्यादा है बजाय गर्ल्स के, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जो कि आपके अंदर परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लेकर के जाता है, और गर्ल्स के अंदर, ठीक है, सॉरी, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन कॉज करता है। इसके साथ साथ ये आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कॉज करेगा, ठीक है। तो ये कॉज को इंडिकेट करता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो आपके लर्निंग से रिलेटेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। अब हम किन किन चीजों में लर्न कर सकते हैं? रीड करना, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, हम क्या क्या चीजें सीखते हैं? लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। इन तीनों में अगर प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं क्या? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब इन तीनों के लिए अलग अलग टर्म है। तो फ्रेजाइल एक्स तो समझ में आ गया, कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? FMR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, विच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो आपको याद रहेगा FMR जीन। स्पेसिफिक लर्निंग की हम लोग बात कर रहे थे, 3 एस्पेक्ट में यहाँ पर हमको डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी।
डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। पहला है रीडिंग का, दूसरा है राइटिंग का और तीसरा है कैलकुलेशन का। डिफिकल्टी इन रीडिंग कहलाता है डिसलेक्सिया। डिफिकल्टी इन रीडिंग क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। डिफिकल्टी इन राइटिंग कहलाता है डिसग्राफिया। डिफिकल्टी इन राइटिंग कहलाता है डिसग्राफिया। और डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन कहलाता है डिसकैलकुलिया। क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया। सो दीज आर द थ्री टर्म्स, three conditions which comes under the specific learning disorder. So these two options do not indicate the option, the question that is asked. अब हम बात करते हैं दो रिमेनिंग ऑप्शन की, रेट सिंड्रोम एंड चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। देखिए, रेट सिंड्रोम एंड चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझेंगे। यहां पे भी क्या होता है? रिग्रेशन होता है। regression of language, motor skills and social skills। ये हमने लिखा किसके बारे में? चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर के बारे में। दूसरा हम लिखेंगे रेट सिंड्रोम। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डिफरेंस क्या है इसकी हम बात करेंगे। इट इज ऑल्सो रिग्रेशन ऑफ, वही सारी चीजें आएंगी, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, यहां तक सिमिलर है। डिफरेंस किस चीज का है? ये जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि चीजों को सीखने के बाद उनको खो देना, उनका लॉस हो जाना। स्किल्स हमने कोई सीखी, उनका स्किल्स का लॉस हो जाना, वो कहलाता है रिग्रेशन। ये होता है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। ये होता है आफ्टर 6 to 18 मंथ ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर ये होता है आफ्टर 2 ईयर ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। इसका ऑनसेट कब होगा? 2 साल के नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद। रेट सिंड्रोम में रिग्रेशन कब होगा? 6 to 18 मंथ्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब सारी चीजें नॉर्मल चलेंगी, देयर इज ए सडन। ठीक है, तो यहां पर सडन लॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा? सडन लॉस। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका जो कॉज है वो अनआइडेंटिफाइड है। कॉज जो है वो इसका कैसा है? अननोन। इसका कॉज कैसा है? जेनेटिक। इसका कॉज कैसा है? जेनेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। यहां पर पूछा जा सकता है कि कौन सा जीन रेट सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यहां पर आएगा आपका MPEC2। MPEC सेकेंड नंबर का जो जीन है वो आपके रेट सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दो डिफरेंस समझ में आ गए यहाँ पर। ये दोनों डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि इसका ऑनसेट 2 साल के नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद होगा। इसका ऑनसेट 6 to 18 मंथ के नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद होगा। ये मोस्टली किस में देखने को मिलेगा हमको? ये हमको देखने को मिलेगा बॉयज में देखने को मिलेगा, और ये हमको देखने को गर्ल्स में। मोस्टली गर्ल्स में हमको देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलेगा मोस्टली बॉयज में। दूसरा डिफरेंस क्या था? कॉज। इसका कॉज अननोन है। जेनेटिक, इसका जो जेनेटिक कॉज है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, जबकि इसका क्लियर कट जेनेटिक कॉज हमारे सामने है। कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है? MPEC2। तीसरा डिफरेंस जो यहाँ पर है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यहाँ पर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ब्रेन के डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। जबकि यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई फर्क हमको देखने को नहीं मिलता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको। दोनों टर्म्स क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिग्रेशन ऑफ लैंग्वेज, सोशल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स। सारी चीजें क्लियर है। क्या हो रहा है? रिग्रेशन हो रहा है। 2 टर्म्स हमको ध्यान में आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एंड रेट सिंड्रोम। अब यहाँ पर हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स दिया है, एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो 2 ईयर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट में कौन सी कंडीशन हमारे सामने आती है? चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा?
सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है। हम इंडिया में सबसे कम फीस में नर्सिंग से रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम 130 प्लस टेस्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स जो है वो फैकल्टी द्वारा खुद से तैयार किए गए हैं, कई बुक के रेफरेंस को लेकर के, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है, अलग अलग बुक से रेफर करके किए गए हैं। आप लोगों की एग्जाम की नीड को ध्यान में रखते हुए खुद ने तैयार किए हैं, प्रिंटेड नोट्स है और टेक्निकली इम्प्रूव्ड है। टेक्निकली इम्प्रूव्ड मतलब उसमें जो हमने इंडेक्स तैयार की है वो इस तरीके की इंडेक्स है, वो एक इंटरेक्टिव इंडेक्स है। उसमें आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट वो पेज आपके सामने खुल जाएगा, आपको बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक टाइम सेव करने का आपका एक एफर्ट्स किया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिए, हमारे जो डेमो लेक्चर्स हैं उनको आप देखिए। इसके अलावा जो डेमो नोट्स की पीडीएफ फाइल्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9950755186, ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विथ फीचर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड है, वो आपका फ्रेजाइल एक्स। किस जीन पर म्यूटेशन होता है यहाँ पर? MPEC2। किस जीन पर म्यूटेशन होता है? MPEC2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, फ्रेजाइल एक्स FMR1 जीन पर क्या होता है? यहाँ पर म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? फ्रेजाइल एक्स। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? आपके मेंटल रिटार्डेशन का, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है। अदर कंडीशन, टर्नर एक्स सिंड्रोम में क्या होता है? यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है, तो 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल में मिलेगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हमको देखने को मिलेगा। डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है, ट्रिपलिंग हो जाती है। दैट क्रिएट्स द कंडीशन डाउन सिंड्रोम, सबको पता है आपको, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है साइकेट्रिक में, जो इंपॉर्टेंट डिजीज हमारे काम की है वो है आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड इज योर आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रेड सिंड्रोम। रेड सिंड्रोम हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधा ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन पढ़ते हमको माइंड में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। अर्ली स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्ली तो होता ही नहीं है, कैसा रहेगा? डिले। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ, यस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर स्किल्स एंड स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड। एक्सेसिव सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन की तो कमी हो जाती है, तो एक्सेसिव तो हो ही नहीं सकता। हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ये आपके ADHD का कैरेक्टरिस्टिक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, उसका फीचर सही है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है सेकंड। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा आंसर जो है माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टीज इन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर 3 एरियाज को फोकस करता है, किसको? रीडिंग को, राइटिंग राइटिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो रीडिंग के कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिसग्राफिया। ये तीनों टर्म आपको याद करनी है, क्योंकि ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो क्या लिखेंगे? डिसकैलकुलिया। क्या लिखेंगे? डिसकैलकुलिया। सिंपल है। रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। इमोशनल रेगुलेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द लेकिंग इन द एबिलिटी। बच्चे को क्या लगेगा कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जितने की दूसरों के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल सी चीज भी नहीं कर पा रहा, तो वहां पे इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है।
लेकिन वो इसका प्राइमरी फीचर्स नहीं है। किसका? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का। फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें कमी होना ये भी आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को इंडिकेट नहीं करता। फाइन मोटर स्किल्स में कमी होना कहलाता है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए। सिंपल टर्म है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव? निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है फॉर चिल्ड्रन विद एएसडी? एएसडी के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा इंटरवेंशन है जो कि मोस्ट इफेक्टिव रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज योर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सेकंड वन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थर्ड वन इज अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, फोर्थ वन इज हिप्नोथेरेपी। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या ईसीटी हो सकता है क्या इसका आंसर? क्या सीबीटी हो सकता है? क्या एबीए हो सकता है? चाहे हिप्नोथेरेपी हो सकता है। आपसे पूछा मोस्ट इफेक्टिव। ईसीटी हम कब देते हैं? कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली किसमें? डिप्रेशन, मेनिया, कैटाटोनिक, स्किजोफ्रेनिया, कोई भी मेंटल इलनेस हो जाती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर हम ईसीटी को यूज करते हैं। ये जो कंडीशन है, ये जितने भी हम लोग इस यूनिट के अंदर कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन किसकी वजह से हो रही है? न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से हो रही है। न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से हो रही है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से, या उनके अंदर डेवलपमेंटल डिले होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो ईसीटी इसका आंसर नहीं है। दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थॉट को चेंज करना, ये इसका एक पार्ट हो सकता है, थेरेपी का एक पार्ट हो सकता है, अदर एसोसिएटेड कंडीशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली आपके एएसडी पर काम नहीं करेगी। एएसडी पर क्या काम करेगी? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। देखिए एडीएस को हम एक बार, सॉरी एएसडी को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसमें कमी हो जाती है? यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन में कमी हो जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, कम्युनिकेशन एंड सोशल रिलेशन। तो सोशल इंटरेक्शन में कमी हो जाती है, कम्युनिकेशन में कमी हो जाती है, एंड सोशल रिलेशन में लेक हो जाती है, कमी हो जाती है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या करेगा? ये क्या आपका सोशल बिहेवियर, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों स्किल्स पर काम करेगा और आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अप्लाइड बिहेवियर क्यों कहा हमने? क्योंकि पहले हम पेशेंट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, वो किस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बिहेवियर में कितना परसेंटेज उसको अडेप्टिव है और कितना नॉन अडेप्टिव है। जो नॉन अडेप्टिव पार्ट है उसको हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, तो ये कहलाता है आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। रिप्लेस करने के लिए हम टेक्निक्स यूज करेंगे, बिहेवियर थेरेपी यूज करेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन तक जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। हिप्नोथेरेपी जो है, जो स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज हैं, वो अभी सपोर्ट नहीं करती हैं कि हिप्नोथेरेपी जो है वो हमारे एएसडी के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो हिप्नोथेरेपी का इतना अभी यूज़ है नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। नेक्स्ट इज द टर्म परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? कौन कौन सी कंडीशंस इसके अंदर शामिल है? स्किजोफ्रेनिया, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब देखिए ऑप्शन पढ़ के मुझे तो समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा है जो कि आपके परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पार्ट है। परवेसिव, इसका मतलब क्या हो गया? 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कि नहीं है और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि है। स्किजोफ्रेनिया, कंडक्ट डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर आर नॉट द पार्ट ऑफ पीडीडी, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज द पार्ट ऑफ पीडीडी। पीडीडी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज विच थेरेपी इज ऑफन यूज टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है इन चिल्ड्रन विद एएसडी।
अब कम्युनिकेशन स्किल्स कब डेवलप होंगी, जब हम बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट करेंगे। तो लैंग्वेज से रिलेटेड थेरेपी अगर आप दे रहे हो, speech and language therapy will directly help in improving the communication skills of children affected with ASD। ठीक है। डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी ये चाइल्ड के इमोशनल बिहेवियर पर काम करती है, चाइल्ड के इमोशनल रेस्पॉन्स को रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर अफेक्ट होता है। तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी किस पर काम करती है? इमोशन पर। म्यूजिक थेरेपी बच्चे के अंदर अलाउ करती है कि वो उसके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो एक्सप्रेस कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रिलीज में हेल्प करती है। साइको एनालिसिस भी आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको रिलीव करने में हेल्प करती है। तो दोनों का प्रोसीजर, म्यूजिक थेरेपी और साइको एनालिसिस का कंसेप्ट अलग है, लेकिन जो इससे हमको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपके जो करंट इमोशंस हैं वो म्यूजिक के द्वारा बाहर आ जाते हैं, और आपके जो पास्ट इमोशंस हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो साइको एनालिसिस के द्वारा बॉडी से या माइंड से बाहर आते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें काम में आने वाली टेक्निक्स हैं। डेवलपमेंटल स्किल्स, जो आपकी स्किल्स डेवलप करेगा वो थेरेपी कौन सी? आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज स्क्रीनिंग टूल फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन यंग चिल्ड्रन। निम्न में से ऐसा कौन सा टूल है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को स्क्रीन करने में हेल्पफुल है? ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है? वेक डिप्रेशन इन्वेंटरी, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। नाम से क्लियर है, ऑटिज्म रेटिंग स्केल है तो किसको असेस करेगा? रेटिंग को, सॉरी, ऑटिज्म को असेस करेगा। वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी किसको असेस करेगा? डिप्रेशन को। डिप्रेशन को असेस करने का काम कौन करेगा? बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। पर्सन के अंदर डिप्रेशन का लेवल कितना है, क्या उसकी सीवियरिटी है, इसको असेस करने के लिए हम कौन सा स्क्रीनिंग टूल यूज करेंगे? बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। नेक्स्ट इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन व्यक्ति के किस फंक्शन को चेक करता है? कॉग्निटिव फंक्शंस को। और ये क्वेश्चन सुपर वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी सुपर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया है, डिमेंशिया पेशेंट के अंदर कौन सा टूल यूज किया जाएगा? डिमेंशिया पेशेंट के अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाएगा? तो वह आपका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। वेशलर इंटेलिजेंस स्केल, ये किसको असेस करने के लिए काम में आएगा? इंटेलिजेंस को। ठीक है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर था ऑप्शन, फिर भी हमने इसका एक्सप्लेनेशन लिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर व्हाट द टर्म इकोलेलिया रेफर्स टू। तो इकोलेलिया तो आपको सबको पता है, साइकियाट्री में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज रिपीटिशन बाय इमिटेशन। रिपीटिशन बाय इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है क्या? नकल करना। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, दूसरों की कॉपी करना। तो दूसरे जैसा कर रहे हैं वैसा उसके जैसा बिहेवियर करना, वो कहलाता है रिपीटिशन बाय इमिटेशन। और ये कहलाता है क्या? रिपीटेशन बाय इमिटेशन, ये इसका रूट कंसेप्ट है। अगर वर्ड को बोल रहा है एज इट इज, दूसरे के कहे हुए शब्दों को एज इट इज रिपीट कर रहा है, तो वो कहलाता है इकोलेलिया। दूसरे के कहे हुए शब्दों को एज इट इज रिपीट करता है तो इकोलेलिया। और दूसरे के करी हुई मोटर एक्टिविटी को एज इट इज रिपीट करता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या? इकोप्रेक्सिया। दूसरे के किए हुए बिहेवियर को रिपीट करता है तो इकोप्रेक्सिया, और कहे हुए शब्दों को रिपीट करता है तो इकोलेलिया। तो लेलिया में क्या आ रहा है? एल आ रहा है। एल मतलब लैंग्वेज, ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन रीडिंग। डिफिकल्टी इन रीडिंग क्या होता है? डिसलेक्सिया। रिपीटेटिव स्पीच ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यस, रिपीटेटिव स्पीच ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, एक्सेसिव हैंड रिंगलिंग। एक्सेसिव हैंड रिंगलिंग किसका पार्ट है? आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग। नॉन रिस्क फैक्टर क्या है एएसडी के डेवलप होने का? देखिए एएसडी के डेवलप होने का सबसे जो कॉमन कारण है वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कैसा है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस को बढ़ाती है। एडवांस प्रीनेटल एज एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब सॉरी पेरेंटल एज, माँ बाप की उम्र क्या है? कंसेप्शन के टाइम पर माँ बाप की उम्र अगर ज़्यादा है तो ये जेनेटिक कॉज के चांसेस को बढ़ाती हैं। अगर मेल की उम्र 40 से ज़्यादा है और फीमेल की उम्र 35 से ज़्यादा है तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो मॉडरेट एंड सीवियर रिस्क पर है फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये वन ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी की बियरिंग टीयरिंग फास्ट होती है, रिपेयरिंग होती है बॉडी की, तो उसमें ऑटिज्म होने की संभावना नहीं है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो डजंट कॉज द एएसडी। अर्ली एक्सपोजर टू टेलीविजन, इट ऑल्सो डू नॉट कॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एएसडी। ठीक है, तो एएसडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है ये टेलीविजन। तो आपके जो तीन ऑप्शन है वो does not belong to ASD. First option is accurate, which can lead to the ASD. Next is what is the term stimming? Refers to in the context of autism spectrum disorder. Stimming का मतलब क्या होता है? Stimming का मतलब होता है सेल्फ इंड्यूस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर। देखिए रिपीटेटिव बिहेवियर की हमने बात की थी, एक तो होता है दूसरों को देख करके और एक होता है खुद से। तो खुद से के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया सेल्फ इंड्यूस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर, जिसको कि टर्म्स में किसमें डिफाइन किया है? स्टिमिंग। तो स्टिमिंग का मतलब आपसे पूछा है कि एएसडी की अगर हम बात करें तो उसमें स्टिमिंग का मतलब क्या होता है? एंगेजिंग इन रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ और साउंड, ए फॉर्म ऑफ सेंसरी डेप्राइवेशन थेरेपी। तो थेरेपी तो ये है नहीं। अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शंस, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप थेरेपी। रिपीटेटिव मूवमेंट्स की बात होगी, यहाँ पर रिपीटेशन की बात होगी, तो आपका ऑप्शन जाएगा 1। ठीक है, किस तरीके के बिहेवियर करता है चाइल्ड? जो एएसडी वाला बच्चा है वो अपने हाथों को इस तरीके से रिंगल करता रहेगा, बार बार ऐसे अपने हाथों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ता रहेगा। ठीक है, जैसे कभी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम भी अपने हाथों को इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में करते हैं, जैसे स्ट्रेस रिलीव होता है हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो लगातार अपने हाथों को क्या करते रहेंगे? रिंगल करते रहेंगे, इस तरीके का मूवमेंट उनके अंदर होता है और वो कहलाता है स्टिमिंग। तो स्टिमिंग इज रिलेटेड टू the meaning of stimming is self induced repetitive behavior. So option 1 is your answer. Next is which disorder is characterized by specific inability to acquire and use academic skills such as reading, writing and mathematics despite normal intelligence. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल में अगर प्रॉब्लम हो तो वो किसका पार्ट होता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंटेलिजेंस कैसी होगी? नॉर्मल होगी। ऑटिज्म में भी नॉर्मल होगी, किसमें नहीं होगी? रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम जो है उसमें नॉर्मल नहीं होगी, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा सम शॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, क्योंकि ये भी एक जेनेटिक कॉज की वजह से होता है। ठीक है, रेट सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा होता है? MPEC2, और फ्रेजाइल एक्स के लिए होता है FMR1। ये दोनों जीन ध्यान रखना, ये आपके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत हमको देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तीनों में ये लर्निंग एबिलिटीज हमको, डिसेबिलिटीज हमको देखने को नहीं मिलेंगी। किस में मिलेंगी? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका 3rd। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, इसके अलावा आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इनसे जो भी क्वेश्चन बनते थे उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझ में आ गया और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि आज हमने इस सेशन में डिस्कस नहीं किया,
तो भी यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आप उस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड छोटा टॉपिक है, स्पेसिफिक कुछ 10-15 टर्म्स इसके अंदर हैं। अगर वो हमको पता है तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।